हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ चैनल में। इस क्लास में हम फिजिक्स की क्लास +1 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जहां हमें फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये फंडामेंटल फोर्सेस ही हमें फिजिक्स के कंसेप्ट्स को डिटेल में समझाएंगी। टिल +2 हमें पढ़ते रहना है, फोर्सेस को यूज करते रहना है। ठीक है, इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कि वो फोर्सेस हैं क्या, इनके ओरिजिन क्या है, ठीक है, कहां से लगती हैं ये फोर्सेस, कहां पे लगती हैं, और इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो चलिए हम सबसे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की पहले बात करते हैं, क्योंकि बाय नोइंगली अननोइंगली हर इंसान, हर बॉडी इसके अफेक्ट में आती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कोई भी चीज आप ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है ना? क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सिर पे एप्पल गिरा था, वहीं से उनके माइंड में कुछ आइडिया आया, तो उन्होंने कुछ चीजें सर्च करने की कोशिश की, तभी हमारे पास ग्रेविटी की बात हुई। ठीक है, तो मींस कोई भी चीज आप फेंको ऊपर वो नीचे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना? तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड दिस सन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं इस फोर्स से। तो हम अर्थ में रह पा रहे हैं, हम, है ना, इस अर्थ पे रह पा रहे हैं, प्लेनेट पे क्यों रह पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और अब इसका ओरिजिन की बात करें, है ना, इसकी ओरिजिन की बात करें, ये फोर्स कहां से लगती है, क्यों लगती है ना, ओरिजिन इसका क्या है? देखिए, कोई भी दो बॉडी है वो तभी एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल बॉडी जिसको मैं देख सकता हूं वो तभी दिख रही है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है ना? तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? मास होगा, कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, जिसको मास क्या होता है वो आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में, है ना? तो जो कुछ स्पेस, है ना, जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इस यूनिवर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई साइज होता है। ठीक है, तो जो फिजिकल बॉडी है वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कोई ना कोई मास जरूर होगा। तो इट मीन मास, चाहे वो छोटी से छोटी बॉडी है, चाहे वो बड़ी से बड़ी बॉडी है, अगर मैं उसको देख पा रहा हूं तो वो एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन उसका कोई ना कोई मास जरूर है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मासेस की वजह से लगती है। अगर दो बॉडीज के मास हैं तो उनमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगी। बॉडी वो चाहे सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो किसी भी तरह की बॉडी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और इस फोन के बीच में लग रही है, मेरे और जितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं इस रूम में, सबके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, एवरीवेयर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका क्या होगा? मास है, वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगी। ठीक है, सो मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहली, अगर वो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मास जरूर होगा। ठीक है, सो मास इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपकी डिपेंड किस पे करती है? टू बॉडीज के बीच के मास के बीच में डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मास होंगे, जितनी ज्यादा बॉडी हैवी होगी, उतनी उसकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी मासेस कम होंगे, हल्के होंगे, लाइट बॉडी होगी, उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी। क्लियर? भाई, एक पेपर का पीस ले लो, एक ये मार्कर ले लो, दोनों में से पहले नीचे कौन जाएगा? ये मार्कर ही जाएगा ना, क्योंकि इसका मास पेपर के पीस से ज्यादा है। अर्थ का मास तो जितना है उतना ही है। ठीक है, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर दे रही है, जिसका मास ज्यादा है वो पहले नीचे गिर जाएगा। क्लियर? समझ आ रही है ना आपको? तो ये है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो मासेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, और इसके बाद ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर क्लोज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ये देखिए, ये टू मासेस हैं, से m1 एंड m2,
इनके बीच का डिस्टेंस से r, अगर ये डिस्टेंस r मासेस दूर होते जा रहे हैं, मास रेडियस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस सॉरी बढ़ता जाएगा, तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो हम यूनिट 6 में क्लास +1 में पढ़ेंगे, डिटेल में वहां पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं ना तो g आता है। g, व्हाट इज g? g इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सम कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इसके यूनिट्स हैं, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला देखना है अभी, ठीक है। तो ये क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फोर्स है जो मास की वजह से लगती है। ओरिजिन क्या है इसका, मास, ठीक है, टू बॉडीज के बीच में लगती है, क्लियर। तो सिमिलरली अभी इसको रुकिए, पेंडिंग रखिए, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है भाई, इसका ओरिजिन है चार्जेस। क्या है इसका ओरिजिन, चार्जेस, ठीक है। ये +2 में पढ़ेंगे, 10+2 में पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे बात होगी चार्जेस की। तो पहला यूनिट शुरू ही हमारा फंडामेंटल फोर्सेस से होगा, फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास +2, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस की बात करेंगे। सिमिलरली एज इट इज ये चार्जेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, मास तो हर बॉडी के पास होगा जो एग्जिस्ट कर रही है, जो मुझे दिख रही है, जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारी बॉडी है, हमारे पास मास है हमारी बॉडी के पास, बट हमारी बॉडी के पास चार्ज नहीं है। बट अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें, लाइक एटॉमिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास उसका मास भी है इलेक्ट्रॉन का, और उसके ऊपर चार्ज भी है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगती है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सी फोर्स लगेगी, चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। समटाइम्स उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को मिला करके बनी हुई है, ठीक है। सो ये फोर्स है हमारी चार्जेस की वजह से लगती है। सो चार्ज इज द अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास सबसे पहला फंडामेंटल है, चार्ज हो ना हो ये जरूरी नहीं है, बट ये जहां पे चार्ज होगा इसको, इस फोर्स को मास से कुछ लेना देना नहीं है, चार्ज है तो ये फोर्स लगेगी, ठीक है। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही है, ठीक है। और जितने ये चार्जेस सिमिलरली जितने ये चार्जेस क्लोज होंगे उतनी ये फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने दूर होते जाएंगे उतनी ये फोर्स भी कम होती जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा। और यहाँ पे के आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये सब के जी क्या है बाद में बात करेंगे डिटेल में। यहाँ इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अभी नहीं समझ आ रहा कूलम वगैरह, कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला देखना है, डिपेंडेंसी देखनी है। इसका ओरिजिन क्या है, मास, आपको ये पता होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है, चार्जेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इस फोर्स की बात मैं थोड़ी सी अभी रुक के करता हूं, कहां से ओरिजिन होती है, कहां से फोर्स प्रोड्यूस हुई है, क्यों हुई प्रोड्यूस, है ना, उसका रीजन मैं बताता हूं अभी आपको। अभी आप यहां पे देखिए पहले तो कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स की जो नेचर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो नेचर, इट्स नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी, कोई भी दो बॉडीज है अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी, ठीक है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब चार्ज की बात करें, चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, मान लो Q1 है, ये Q2 है, दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर ना भाई, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
बात करेंगे जब चार्जेस की बात होगी, ठीक है। अभी बेसिक समझिए आप। तो चार्ज दो तरह की होने की वजह से कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 3-4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर फोर्स की बात करें कि ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, तो सेम चार्ज क्या करेंगे आपके, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो मैग्नेट्स लेके। आप 2 मैग्नेट्स लो, एक बार अगर उनको पास लेकर के आओगे, ठीक है, साइड एक की फिक्स कर लो, दूसरे को साथ लेके आओ, एक बार वो अट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार वो दूसरी साइड से दूर चला जाएगा। क्योंकि भाई वहां पे नॉर्थ साउथ की बात होती है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात होती है, नेगेटिव की बात होती है, वहां पे नॉर्थ साउथ की बात होती है। जब सेम 2 नॉर्थ मिल जाते हैं तो रिपेल करते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ मिलता है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट, ठीक है। फील किया होगा, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिपेल्शन भी होती है। सिमिलरली यहाँ पे ये जब 2 चार्जेस हैं आपके सेम काइंड के चार्जेस, तब ये फोर्स क्या करेंगी आपकी, यहाँ पे रिपेल करेगी, ठीक है। दिस इज रिपल्शन होगी यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगी आपकी अट्रैक्शन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 काइंड्स की डिपेंड है, अट्रैक्शन भी है, रिपल्सिव भी है। तो ठीक है, तो ओके, तो अब हम ये फोर्स पहले कहां लगती है, न्यूक्लियस में लगती है। कहां लगती है, न्यूक्लियस में। देखिए न्यूक्लियस क्या है, आपका एटम, दिस इज एटॉमिक सिस्टम। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, दिस इज, ये आपके ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, क्लियर, ठीक है। ये आपका सेंटर है जहां पे क्या है हमारे, दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस होल इज एटम। एटम के अंदर है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इस एटम का जो साइज होता है, रेडियस होता है एटम का, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, वो होता है आपका रेडियस ऑफ एटम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है आपको 10⁻⁻15 मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसकी रेंज में होता है जो न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है आपका, इसका रेडियस 10⁻15, एटॉमिक का रेडियस -10 मीटर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है हमारा इनसाइड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे एटम के, वहां पे कौन सी फोर्स लगती है, उस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 10⁻⁻15 के दायरे में कौन सी फोर्स लगती है आपकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। और यहाँ पे क्यों लगती है, देखिए आपके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड, वेरी गुड, न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपने अब तक थोड़ा पढ़ लिया होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे रहते हैं, बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, ऑर्बिट्स में रहते हैं आपके, वहां पे घूमते हैं वो, ठीक है। तो अभी हमको बात करनी है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। प्रोटॉन क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और न्यूट्रॉन पे क्या है, नो चार्ज, क्लियर। तो आप बात कीजिए P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नो चार्ज, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज रहेगा नेगेटिव, ठीक है। अब हम अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचे तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, वेरी गुड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहने की वजह से प्रोटॉन्स पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज ये दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं भाई न्यूक्लियस के, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अंदर रहने की वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज नहीं है तो वहां पे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही, क्लियर। तो प्रोटॉन तो बचे ना, प्रोटॉन के पास चार्ज है तो कितने प्रोटॉन्स रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं अंदर, ठीक है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है डिपेंड करता है।
तो प्रोटॉन्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी जो है आपकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई सेम चार्ज पे कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। तो भाई न्यूक्लियस का साइज तो पहले ही 10⁻⁻15 है, और अगर उसके अंदर जो पार्टिकल रह रहे हैं वो रिपल्सिव करी जाएंगे, रिपल्शन होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस आपका बर्स्ट हो सकता है, न्यूक्लियस आपका फट सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो आपका एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर हम बात करें कि एटम तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ना, एटम इज एग्जिस्टिंग, एटम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इट मीन्स यहां पे न्यूक्लियस ब्रस्ट नहीं हो रहा। अगर न्यूक्लियस ब्रस्ट नहीं हो रहा इट मीन्स यहां पे कोई और फोर्स भी लगती है जो रिपल्सिव होने की वजह से, रिपल्सिव नहीं है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और वो कौन सी फोर्स है आपकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इट मीन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग दीज फोर्सेस। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो न्यूक्लियंस को, इन दोनों को इकट्ठा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, दोनों को इकट्ठा मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, जितना क्लियर हो रहा है अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है अच्छी बात है। ठीक है, तो ओरिजिन पता चल गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों आई, क्योंकि एटम देख रहे हैं हम सब जगह पे, इसमें भी एटम है, सारे हर ऑब्जेक्ट में किसी न किसी कोई एटम से बना हुआ है, तो हर एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एटम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर इस रिपल्सिव फोर्स को जो प्रोटॉन्स की वजह से आती है न्यूक्लियस के अंदर, उसको खत्म कर दे रहा है। कौन खत्म कर दे रहा है, एक न्यू फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, अपने आप एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, इतने साइज में ही लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन। ठीक है, कि कहां लगती है, क्लियर हो गया। और जो आपकी ये वाली वीक फोर्स है, ये वीक फोर्स आपकी लगेगी इन बीटा डिके प्रोसेस। बीटा डिके प्रोसेस जो रेडियो एक्टिव डिके में होता है, ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, +2 में पढ़ेंगे ये भी। ठीक है, ये भी +2 पढ़ना है हमें, ये भी +2 में पढ़ना है, ये भी +2 में पढ़ना है हमें। सिर्फ +1 में कौन सा पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। ठीक है, सो मतलब बीटा डीके, रेडियो एक्टिव डीके आपने देखा होगा, रेडियम जब डार्कनेस होती है तो लाइट्स निकलती है रेडियम में, है ना, रेडियम देखा है ना, तो हमने टीवी रिमोट पे घर पे लिखा होता है, लगा होता है ग्रीन कलर का रेडियम सा थोड़ा सा ना, तो मतलब डेकोरेशन पर्पस के लिए हम नाइट में यूज करते हैं तो रेडियम्स को, है ना। तो वो रेडियम से जो रेडिएशन निकलती है अपने आप, वो क्या होती है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, वहां से बीटा डीके प्रोसेस होता है। और बीटा डीके प्रोसेस में से क्या बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो बाहर आता है, न्यूट्रिनो। ठीक है, और यहां पे फोर्स लगती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बीच में फोर्स लगती है, दैट इज योर वीक फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वीक फोर्स बोलते हैं। जस्ट हमको लिखना है कि ये फोर्स कहां लगती है, इन बीटा डीके प्रोसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रिनो अनचार्ज पार्टिकल। चलिए, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें बेसिक सा समझ आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज की वजह से लगती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करने में लगती है, एटम को एग्जिस्ट करने में लगती है। ठीक है, बीटा डीके प्रोसेस हमारा, इसमें वीक फोर्स लगती है। क्लियर हो गया, कहां फोर्स लगती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेंज की। अगर रेंज की बात करें, ये फोर्स, ये वाली फोर्स है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ये क्या है आपकी, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब भाई मेरे और इस मोबाइल फोन में जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूं या किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रही है, मेरे को फील ही नहीं हो रहा, और अर्थ और सन के बीच में भी लग रही है, वेरी फार अवे
है ना, अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम सन, तो वहां पे भी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो भी इसका कोई अंदाजा नहीं है कितनी फोर्स लग रही है, मतलब कितनी रेंज तक फोर्स लगी, इसकी रेंज मतलब कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगती है। ये जो हमने आर बनाया था, आर कितना भी हो सकता है डिस्टेंस, बट हाँ डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स वीक होती जाती है, बट हमें तो नियर अबाउट भी नहीं फील होती ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर आप फिंगर भी हिलाते हो ना तो भी सारा यूनिवर्स हिल जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। तो नेक्स्ट चलिए आप, उसके बाद कौन सी है आपकी वीक फोर्स, और वीक फोर्स की जो रेंज है वो लगती है 10⁻18 मीटर में। देखिए इतनी रेंज है, इतनी कम रेंज है इसकी, सबसे कम रेंज इस फोर्स की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लगती कहां पे है, रेडियो एक्टिव डीके में। ये प्रोसेस होता कहां पे, ये प्रोसेस भी एटम के अंदर होता है भाई, ठीक है, समझेंगे बाद में। तो इसकी रेंज है इतनी सिर्फ, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, इसकी रेंज भी क्या है, इनफाइनाइट है, वेरी लॉन्ग रेंज है, इसकी भी लॉन्ग रेंज है, ठीक है। लॉन्ग रेंज लिख दो इसको भी, इसकी भी लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, क्योंकि बट हाँ डिस्टेंस के साथ ये फोर्स भी कम होती जा रही है, ठीक है। ये इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है आपकी 10⁻15 मीटर में ऑलरेडी बता चुका आपको कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है, जो न्यूक्लियस एटम को एग्जिस्ट करने में लगती है, एटम के अंदर भी नहीं है। एटम का साइज बड़ा है, -10 पावर है, न्यूक्लियस के अंदर लगती है -15 पावर में, ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल करती है, ठीक है। तो ये रेंजेस। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ समझिए, इन चारों फोर्स में से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये वीकेस्ट फोर्स है, वीक फोर्स का नाम जरूर वीक है, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, क्लियर, ठीक है। इसकी अगर इसको हम एक फैक्टर 1 मान ले, मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगती है से, तो ये फोर्स इससे 10⁻23-24 टाइम्स ज्यादा लगेगी, ठीक है। ये फोर्स आपकी 10⁻36 टाइम्स ज्यादा लगेगी, और ये वाली फोर्स आपकी 10⁻38 टाइम्स ज्यादा लगेगी। देखिए दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा बड़ी फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा बड़ी है, वीक फोर्स से भी ज्यादा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स से तो है ही ज्यादा, सारी फोर्सेज ज्यादा ही है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये आपकी कुदरत की, नेचर की वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, उम्मीद है हो रहा होगा अच्छे से क्लियर। तो ये रेशियो है आपकी, ठीक है, स्ट्रेंथ रेशियो बोलते हैं फोर्सेस की, ठीक है, कि कौन सी फोर्स किससे ज्यादा कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये फैक्टर्स कुछ कांस्टेंट नहीं है ना, ये फैक्टर डिपेंड करते हैं आपकी वैल्यूज ऑफ चार्जेस पे, वैल्यूज ऑफ मासेस पे, ठीक है, ये उन पे डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर दिस इज नॉट एज कांस्टेंट, है ना, ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे, पर जनरली हम लिखने में इतनी रेंज तक, मैक्सिमम इतनी रेंज तक फोर्स ये आपकी ग्रेविटेशन से बड़ी है, क्लियर भाई। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स। कंफ्यूज मत होना, वीक फोर्स इज नॉट वीकेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, ठीक है। वीकेस्ट है आपकी ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्गेस्ट है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंट्रल नॉन सेंट्रल की बात करते हैं। सो दिस फोर्स इज सेंट्रल। भाई सेंट्रल का मीनिंग क्या है, अभी हमने बात की थी, 2 मासेस लिए थे M1 M2, दोनों के सेंटर से ये फोर्स लगेगी, दिस फोर्स इज कॉल्ड योर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। दोनों के सेंटर से फोर्स लगेगी along the line joining them, this is central force in nature। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या है आपकी, ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी सेंट्रल है, और ये भी सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और वीक फोर्सेस नॉन सेंट्रल, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, नॉन सेंट्रल, ये तो है ही नॉन सेंट्रल, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स भी आपकी क्या है, कंप्लीटली नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगती प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। ये प्रोटॉन पे भी लगती है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन भी लगती है, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन भी लगती है। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। सो नॉन सेंट्रल फोर्स है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। देखिए ये वाली जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स,
और कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है ना वो बाद में बात करेंगे यार वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, क्लियर। और ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपकी क्या है, कंजर्वेटिव है, और ये वाली भी क्या है आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये आपको ना धीरे धीरे जब जब पढ़ते जाएंगे ना तब आपको अपने पता चल जाएगा कि यार ये ऐसे ही है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव। और इसकी पहचान क्या है कि कौन सी कंजर्वेटिव, कैसे कंजर्वेटिव, सिंपल फॉर्मूले से कि वो जो फोर्स कंजर्वेटिव होगी ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। कौन सा लॉ फॉलो करेगी, जो फोर्स होगी वो डिस्टेंस के इनवर्स पे डिपेंड करेगी, वो डिस्टेंस के इनवर्स पे डिपेंड करेगी। देखिए ये भी इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिपेंड करती है, ये भी, इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो जो फोर्स आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है। तो ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है, वो वीक और स्ट्रॉन्ग आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलिए लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन आपके +1 क्लास में पूछे जाते हैं, टीचर्स पूछते हैं मेनली, एक्सचेंज पार्टिकल। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा पार्ट पहले लिख लेते हैं, इनका पार्टिकल एक्सचेंज होता है ग्रेविटॉन। समझाता हूं इसका क्या मतलब है एक्सचेंज पार्टिकल का। वीक में होते हैं एक्सचेंज आपके बोसॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होते हैं एक्सचेंज आपके फोटॉन्स, ठीक है। और ठीक है भाई, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए आप एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटेशन में कौन सा होता है, ग्रेविटॉन, इसमें कौन सा होता है, वीक में बोसॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सा होता है, फोटॉन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कौन सा होता है, पाई मीजॉन्स, ये मीजॉन्स पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो दो चीजों के बीच में फोर्स लग रही है, क्लियर। तो फोर्स लगने का मतलब है कि वो दो बॉडीज बाउंड हो रखी हैं, आपस में बाउंड हो रखी हैं, और बाउंड तभी रहेंगी जब वो किसी एक चीज के लिए लड़ती रहेंगी, ठीक है। जैसे दो डॉगी है ना, एक पीस ऑफ चपाती के लिए लड़ते हैं या पीस ऑफ बोन के लिए लड़ते हैं, है ना। तब जब तक वो लड़ते रहेंगे तब तक वो दोनों क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे आपस में, ठीक है। तो इन फोर्सेस के बीच में कोई ना कोई बीच में कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, वो पार्टिकल्स के नाम है, तभी कोई फोर्स लगती है, अदरवाइज कोई फोर्स लगेगी नहीं। तो दो चीजों के बाउंड होने का रीजन ही क्या होगा, उनके बीच की कॉमन चीज जो दोनों को चाहिए होगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इन ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा पार्टिकल दो बॉडी के बीच में बार बार होता है, ग्रेविटॉन्स, इनके बीच में बोसॉन्स, इनके बीच में फोटॉन्स, और इनके बीच में मीजॉन्स एक्सचेंज होते हैं बार बार, क्लियर। तो ये रहे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद ना हमारे पास अभी जो रिसर्च चल रही है, शुरू से चलती आ रही है, अभी तक चल रही है, वो हाई एनर्जी फिजिक्स की बात है। तो अभी इन सभी प्रॉपर्टीज को, है ना, तो बात हो रही है वो आपकी ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की बात हो रही है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की बात हो रही है। यहां पे ये बात हो रही है कि इन चारों फोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाई जा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स को कंबाइन कर दिया गया है ऑलरेडी, उसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल में वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अभी ये फोर्स कहती है, अभी रिसर्च चल रही है कि चारों फोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाई जाए, जिस थ्योरी का नाम दिया गया है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। अभी इसको हमें कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ना, ये आपको वैसी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा बेसिक सी क्लास ऑन डिपेंड्स ऑन योर फंडामेंटल फोर्सेस। हमें यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है। आप बेसिक समझिए बस, अट्रैक्टिव वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होती है आपकी, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही रहती है,
ठीक है, रेंज क्या है, इनकी स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमें जरूर याद रखनी है। भाई समझाने में समय लगता है, ठीक है, बट अगर प्रॉपर्टीज को आप लिखोगे तो सिर्फ हमें लिखना क्या है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ठीक है, और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, ये बार बार सेंट्रल, नॉन सेंट्रल, ये लिखना है ना। तो ये छोटी प्रॉपर्टी हमें, आपको नोट्स बनाओ, लिखो और अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। सो टिल देन, गुड लक, स्टे एट होम, बी हैप्पी।